हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं पारिस्थितिकी, जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी संबंधित यहाँ आपको एक या दो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको यहाँ पर लिया गया है, इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ जो बेसिक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो यही बनता है कि यहाँ जो पारिस्थितिकी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था या फिर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ ये शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था या फिर प्रतिपादित किया गया था, तो ये दिया गया था रीटर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ रीटर के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ शब्द, तो शब्द तो किसके द्वारा दिया गया था? रीटर के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो इसकी डेफिनेशन दी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी यहाँ हैकल के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन किसने दी थी? हैकल के द्वारा दी गई थी। अब डेफिनेशन दी क्या थी? ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आपसे बाई चांस कोई पूछ लेता है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं वो बताइए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप समझना कि पारिस्थितिकी, ठीक है, यहाँ जीव व उसके पर्यावरण के मध्य का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए एक बार कि मान लीजिए कोई सा जीव है तो इसके संबंध में, ठीक है, जितना भी जो एनवायरनमेंट होता है, जितना भी जो पर्यावरण होता है, तो जीव का संबंध इससे। राइट, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ जीव का संबंध पर्यावरण से क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जीव व उनके पर्यावरण के मध्य का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इजिली डेफिनेशन याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। अब याद रखना, एक होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय, एक होती है लवणीय। तो यहाँ इन तीनों में किस प्रकार के पौधे उगते हैं और इन तीनों से ही संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अम्लीय मृदा की। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो सबसे पहले आप बता सकते हो लाइव चैट में कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि कैल्सीफाइड, सेमीफाइड्स, ऑक्जेलोफाइड्स या फिर हेलोफाइड्स। तो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएंगे कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोनों तीनों से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, तो ये कहलाते हैं यहाँ ऑक्जेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्जेलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है यार, हाँ, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से आप राइट आंसर बताइए कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, यूरोफोबिया या फिर हेलोफाइट्स। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे, तो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे सूखे में उगने वाले पौधे जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहले यार हाँ, यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक विशेषता दे रखी है कि सूखे में उगने वाले पौधे जिनकी पत्तियां क्या हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हो, या तो आपको याद हाँ दोनों ही कंडीशन देखने को मिल सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रही है, और जो सेकंड कंडीशन आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है कि सूखे में उगने वाले पौधे जिनकी पत्तियाँ क्या होती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब ये कांटों में रूपांतरित होती है, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या है? यहाँ वहाँ पर क्या होती है? पानी की वैसे ही कमी रहती है। ठीक है, रेगिस्तान की है या फिर सूखा कंडीशन है, तो वहाँ पर क्या होती है? यहाँ पानी की वैसे ही कमी रहती है, इसलिए क्या करती है जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे क्या होता है जो वाष्पीकरण से जो पानी का लॉस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो पानी की अपनी सेविंग करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कांटों में रूपांतरित का कारण। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूखे में उगने वाले पौधे जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जीरोफाइट्स, वेलिसनेरिया, हेलोफाइट्स या फिर कैबरीज। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ सूखे में उगने वाले पौधे या फिर रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, तो इन्हें किस नाम से जाना है? यहाँ इन्हें जाना है जीरोफाइट्स के नाम से। किस नाम से जाना है? जीरोफाइट्स के नाम से जाना है।
ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, तो अम्लीय मृदा में तो हमने क्या बताया, ऑक्जेलोफाइट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं लवणीय, तो लवणीय कंडीशन में जो पौधे उगते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूखे में उगने वाले या फिर रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस रिपीट हो गए और याद भी आपको हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि मूल गोप सामान्यतः अनुपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया मूल गोप, जो कि क्या होता है, यहाँ जड़ के अंतिम भाग पर रहता है। ठीक है, वो रूट होती है, तो इसका जो लास्ट पार्ट रहता है, अंतिम पार्ट रहता है, तो यहाँ पर क्या होती है, मूल गोप होती है। लेकिन ऐसे कौन से पादप है या फिर पादप वर्ग ऐसा कौन सा है जिसमें यहाँ मूल गोप अनुपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, कि मूल गोप सामान्यतः अनुपस्थित होता है मीजोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, फिर हाइड्रोफाइट्स में। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होती है, यहाँ मूल गोप अनुपस्थित होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोफाइट होते क्या हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमने ये तो जान लिया कि मूल गोप सामान्यतः अनुपस्थित किस में होता है, हाइड्रोफाइट्स में होता है। लेकिन ये हाइड्रोफाइट होते क्या हैं, तो यहाँ जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें यहाँ हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि जल में उगने वाले पौधे किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पौधे होते हैं, लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है हरे पादप तो होते हैं और हरे पौधों को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ उत्पादक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है उत्पादक होते हैं, लेकिन क्यों। जो पहली कड़ी होती है, अर्थात मान लीजिए कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, तो इसकी जो पहली सीढ़ी आती है, ये कौन से होते हैं, उत्पादक होते हैं। और उत्पादक कौन से होते हैं, यहाँ हरे पौधे होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। और हरे पौधे क्यों होते हैं, इसका रीज़न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो हरे पादप होते हैं ये क्या करते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसी के कारण यहाँ इसे पहली सीढ़ी पर रखा गया है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन, क्यों रखा गया है हरे पौधों को, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ उत्पादक क्या होते हैं, पहली सीढ़ी पर रखे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे जो तीव्र प्रकाश में उगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि तीव्र प्रकाश में उगते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं। तो पहले आप जल्दी से बताइए कि तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, लिथियोफाइट्स या फिर सियोफाइट्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधे, तो क्या कहलाते हैं, यहाँ हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधे, तो क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इसके विपरीत अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो छाया में उगने वाले पौधे होते हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना या रखा सियोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है यहाँ सियोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से वायुमंडलीय कारक नहीं है। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है। आप सभी को पता चल रहा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इनमें से वायुमंडलीय कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, वायुमंडल अगर हम बात करते हैं कि तापमान होता है, हवा होता है, प्रकाश होता है, लेकिन लवण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वायुमंडलीय कारक कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन जो लवण होता है ये वायुमंडलीय कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा से संबंधित कारकों को क्या कहते हैं। तो अगर आपको ये पता है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि संबंधित कारक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसका राइट आंसर बता दोगे कि क्लाइमेटोलॉजी, बायोटिक, टोपोग्राफिक या फिर एडेफिक। तो क्या होते हैं यार, हाँ, संबंधित कारक मृदा से, उनका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ, उसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ मृदा से संबंधित कारक, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है एडेफिक के नाम से जाना जाता है। इसका अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहते हो तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है, एक आपने पढ़ी होगी पेडोलॉजी, एक आपने पढ़ी होगी इडेफोलॉजी। ठीक है, इडेफोलॉजी आपने पक्का पढ़ी है। ठीक है, मैंने भी आपको कई बार लेक्चर में बताया भी था कि एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी क्या होती है यार, हाँ, मृदा का संबंध पौधे से
यानी मृदा का संबंध जब पौधे से अध्ययन किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? एडेफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ एडेफिक क्या है? मृदा संबंधित कारक होते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? शायद याद तो आ ही गया होगा। कितनी बार आपने सुना है इस क्वेश्चन को कि एडेफोलॉजी या फिर एडेफिक। ठीक है, एडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोइल का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से सभी लाइक करेंगे और यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, कितनी बार बोलता हूँ तो यार आप शेयर तो करते नहीं हो, तो यार कुछ तो शेयर कर दिया करो ना कम से कम। तो सभी शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड में कर देना, अभी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्प विकसित जाइलम व नगण्य यांत्रिक उत्तक पादप वर्ग की विशेषता है, अर्थात किस पादप वर्ग की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि अल्प विकसित जाइलम और नगण्य यांत्रिक उत्तक ये किस पादप वर्ग की विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि मरुद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद या फिर समोद्भिद। तो राइट आंसर क्या होगा ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा यार हाँ लवणोद्भिद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यार हाँ जलोद्भिद होगा। और जलोद्भिद को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा होता है यार हाँ? हाइड्रोफाइट्स के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा यार हाँ, जलोद्भिद भी आप मान सकते हो या फिर हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी आप जान सकते हो। और इनकी एक विशेषता हमने आपको बताई थी शुरू में ही कि इनमें क्या होता है? मूलगोप अनुपस्थित होता है। क्या होता है? मूलगोप इसमें अनुपस्थित होता है। और सेकंड करेक्टर आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो जलोद्भिद होते हैं या फिर हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो इनमें क्या होते हैं? अल्प विकसित जाइलम या फिर नगण्य यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पौधा उत्पादक एवं उपभोक्ता श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा पौधा है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में आता है। ठीक है, इसका हम एक शॉर्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं कि उत्पादक तो क्या होता है यहाँ? स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और जो यहाँ दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों से जब भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है उपभोक्ता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हो जैसे कि घास हुआ। ठीक है, इस घास को खाने वाले सभी क्या होते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। ठीक है, ये दोनों टर्म आपकी क्लियर होती है। अब यहाँ पर आपसे यही तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पौधा है वो बताइए आप जो कि उत्पादक में भी आता है और उपभोक्ता में भी आता है। तो कौन सा होता है? ये होता है यार ड्रोसेरा होता है। कौन सा होता है? ड्रोसेरा होता है। और ये किसान आपने वैसे तो नहीं पढ़ा होगा बल्कि आपने रोचक तथ्य देखे होंगे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे रोचक तथ्य आते हैं तो उनमें आपने बाई चांस देखा होगा इस पौधे को। ठीक है, ड्रोसेरा है जो कि साउथ अफ्रीका साइड कुछ जंगल होते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये पौधा होता है। ठीक है, तो पौधा होता है, इसके पास मान लीजिए इसका जो पौधा होता है यानी जो क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, ये पुष्प खोल के बैठ जाता है। जब भी मान लीजिए कोई सा इंसेक्ट इसके पुष्प पर बैठता है तो क्या करता है यहाँ उस फ्लावर को, उस पुष्प को क्या करता है? बंद कर लेता है और उसका वहीं पाचन कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप देख भी सकते हो वैसे कि रोचक तथ्य मिल जाते हैं। वैसे तो नाम तो क्या सर्च करोगे, आप डायरेक्ट देख लीजिए रोचक तथ्य में। ठीक है, इतना कोई डीपली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। एक पुष्प होता है, पुष्प में जब भी इंसेक्ट आते हैं तो क्या करते हैं? ये पुष्प को बंद कर लेते हैं और उसका भक्षण वहीं पर कर देते हैं। ठीक है, एक प्रकार का जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं इनमें, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? गलाने का कार्य करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पुष्प में ही होता है जो कि उनको भक्षण कर देता है, उनको गला देता है, उन्हें पचा देता है। ठीक है, आप समझ गए वैसे। ठीक है, इतना रामायण बहुत है इसके बारे में, ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? पता चल गया ना कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि यहाँ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में आता है? वो होता है ड्रोसेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पादप जगत के कौन से वर्ग में उत्पादक एवं अपघटक पाए जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पादक एवं अपघटक। तो उत्पादक के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जो स्वयं क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा है अपघटक। अपघटक का मतलब होता है यहाँ किसी भी प्रकार के मान लीजिए कोई अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कचरा पात्र पड़ा हुआ है। ठीक है, आप कूड़ा करकट तो देखते होंगे, तो इस कूड़े करकट को जो गलाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। मतलब यहाँ इसको सड़ाने व गलाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, या फिर इसको जो विच्छेदन का कार्य या फिर इनको टुकड़ों में डिवाइड करने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, उन्हें बोला जाता है अपघटक। ठीक है, समझ गए ना कि जो कूड़ा करकट होता है किसी भी प्रकार का, तो इनको टुकड़ों में बांटने का या फिर इसको गलाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उन्हें बोला जाता है अपघटक।
ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है यही, तो कौन सा होता है? ये होता है यहाँ जीवाणु होता है। कौन सा होता है? जीवाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा परेशान मत होना, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कुछ तो बोर भी हो रहे होंगे, तो यार बोर मत होया करो, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है हर एक क्वेश्चन में। तो अगर आप बोर होते हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि हम बोर होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कम बताया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो आप बार बार कमेंट करते हो कि स्पीड थोड़ा स्लो करो, तो भाई आप मेरी पहले की वीडियो देखना और अब की देखना, ठीक है, आपको डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने जब से कमेंट किया है मैं थोड़े से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो बोलूँ, लेकिन अब याद रखना कुछ हैबिट में हो जाती है, कभी कभी आते थे तो यार उनमें टाइम लगता है, ठीक है, उनको सुधारने में। जैसे कि अब मैं फास्टली बोलता था पहले, लेकिन अब स्लो बोलता हूँ, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ना। अब ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही स्लो हो जाऊँ, तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है, स्लो करने में, या फिर टाइम तो लगता है। कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं, मैं कोशिश करूँगा, हो जाएगा, ठीक है। बस आप समझने की कोशिश किया करो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लिया करो, ठीक है। मान लीजिए कोई सी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आती है, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो आप उस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। पक्का है अगर आपने दूसरी बार भी उस वीडियो को देखा ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को दोबारा से देखा ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टेंशन मत लिया करो, ठीक है। एक माइंड में ऐसी थॉट मत बनाओ कि ज़्यादा स्पीड है, हम नहीं समझ पाएंगे, बल्कि माइंड में ऐसी थॉट बनाओ कि हमें याद करना है तो करना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, शुरू में आएगी, ठीक है। जितने भी जो स्टूडेंट है, नई स्टूडेंट है, उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप 1-2 बार, ठीक है, 1-2 दिन या फिर 3 दिन आप कंटिन्यूसली अगर हमारी क्लासेस ले रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शुरुआत में आती है, वो तो सभी को आती है, ठीक है। तो अगर आपकी हैबिट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हो। आपके 2 या 3 दिन में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मैं फास्टली बोलता हूँ उसे कम करो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी में अध्ययन कैसा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, हाँ, पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन कैसा है। तो डेफिनेशन हमने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि पारिस्थितिकी किसे बोला सा है। तो पारिस्थितिकी बोला सा है जीव व उनके पर्यावरण का अध्ययन। यार हाँ, पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया सा है? जीव व उनके पर्यावरण के मध्य का जो संबंध होता है उसे किस नाम से जाना सा है? पारिस्थितिकी जाना सा है, ठीक है। मतलब यहाँ पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया सा है? जीव व उनके पर्यावरण का अध्ययन किया सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वसन मूल किस पादप वर्ग की विशेषता होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है श्वसन मूल। तो श्वसन मूल हम जान लेते हैं, यहाँ ये भी होती है जलोद्भिद की ही होती है। किसकी होती है? श्वसन मूल ये होती है जलोद्भिद की होती है, हाइड्रोफाइट्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जल निमग्न पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किसकी सहायता से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है जल निमग्न, मतलब यहाँ जल में डूबे हुए जो पादप होते हैं, या फिर मान लीजिए जो जलीय पादप होते हैं, तो उनमें जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण किया जाता है ये किसकी सहायता से किया जाता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा है निमग्न। निमग्न का मतलब यहाँ पूर्ण रूप से डूबे नहीं हैं, ठीक है, यानी अर्ध, ठीक है, अर्ध जो तैरते रहते हैं, ठीक है। आप जैसे कि क्या होते हैं वो सिंगाड़ा होते हैं, ठीक है। सिंगाड़ा तो जानते होंगे ना, वो क्या करता है, वो उस पानी की सरफेस पर तैरता रहता है, मतलब आधा तो अंदर रहता है और आधा ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसी को आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पौधे में जल और खनिज लवणों का अवशोषण किसकी सहायता से किया जाता है? जड़ों द्वारा, मूलरोम की सहायता से, जड़ व मूलरोम की सहायता से, या फिर पौधे की सामान्य सतह के। तो अगर हम बात करते हैं जल निमग्न पौधे की, तो यहाँ इनमें जो जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण किया जाता है ये किसकी सहायता से किया जाता है? यहाँ ये किया जाता है सामान्य सतह द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पौधे की सामान्य सतह के द्वारा किया जाता है। वैसे जो सामान्यतः किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ जल का अवशोषण जालिम के द्वारा, मतलब यहाँ मूल रोम व जड़ की सहायता से किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जल निमग्न पौधों की, तो इनमें जो किया जाता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण ये किया जाता है पौधे की सामान्य सतह के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है समुद्री किनारे उगने वाले पौधे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ समुद्र के किनारे उगे हैं पौधे, मतलब क्या यहाँ पर लवण है, ठीक है। कि समुद्र किनारे है मतलब क्या है? यहाँ पर लवण है, लवणीय कंडीशन है, और लवणीय कंडीशन में जो पौधे उगते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें इस जाना जाता है यहाँ हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर लवणोद्भिद, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको हेलोफाइट नहीं देखने को मिल रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ लवणोद्भिद होगा,
ठीक है, यहाँ समुद्र किनारे क्या होती है, लवणीय कंडीशन रहती है, और लवणीय कंडीशन में अगर जो पौधे उगते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, हेलोफाइट्स या फिर लवणोद्भिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा है जीव संख्या का पिरामिड होता है, ये किस प्रकार का होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो किस प्रकार का होगा, डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में आपसे पूछा जा रहा है कि जीव संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए क्या होता है, एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है, इस पर कितनी चिड़िया बैठी है, ज़्यादा बैठी है ना, एक ही थोड़ी बैठी है, ज़्यादा है, मतलब क्या होता है, ये उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, कि वृक्ष तो एक है लेकिन इस पर जो बैठने वाले हैं वो क्या है, यहाँ अधिक है, एक से अधिक है, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, जो पिरामिड बनेगा, ये किस प्रकार का बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ओके, समझ गए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप नहीं समझे इस क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पक्का समझ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो सभी को पता होगा, यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे या खड़े होते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ऊर्जा के जो पिरामिड बनते हैं वो सदैव हमेशा क्या रहते हैं, सीधे या खड़े होते हैं। राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है। तो सभी को पता है यहाँ अगर हम बात करते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र है ये किससे संचालित होता है या फिर किससे शुरू होता है, ये होता है यहाँ सूर्य के प्रकाश से होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र का जो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है वो कौन सा होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अत्यधिक विकसित वायु गुहिकाएं किस में पाई है। तो ये किस में पाई है, ये पाई है यहाँ जलोद्भिद में। राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं अत्यधिक विकसित वायु गुहिकाएं किस में पाई है, तो पाई है यहाँ जलोद्भिद में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो करते हैं एक लाइक, इस वीडियो करते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉप से, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।